मिर्जा साहब, बहुत शुक्रिया। पहले तो ये बताइएगा कि पाकिस्तान को अब मुश्किल चॉइसेस का सामना है। हिंदुस्तान की तरफ से जो इल्ज़ामात आ रहे हैं, जो धमकियां आ रही हैं, उसके पेश नज़र आप बताइएगा कि हमारे पास ऑप्शंस क्या महदूद हैं, खुली हैं, और फिर मैं आपसे बात करूंगा कि हमारे पास वसाइल कहाँ से हमने जनरेट करने हैं, क्योंकि अगली दहाई बड़ी अहम है। गो अहेड। शुक्रिया तरस भाई। देखें, जब आपके पास न्यूक्लियर डिटरेंट है, हिंदुस्तान के पास एक न्यूक्लियर डिटरेंट है, सो न्यूक्लियर वॉर तो मुमकिन नहीं है और अल्लाह करे ना हो कभी भी। लेकिन हमारे लिए इतना कन्वेंशनल डिटरेंट हमारे पास होना चाहिए कि हमको वहां जाने की जरूरत ना पड़े। जिस तरह इस बार आपने देखा कि हिंदुस्तान ने पहली रात को मसाजिद शहीद की, दीगर चीजें की, तो एक हमने उसी वक्त उनके जहाज गिरा दिए। उसके बाद हमने उधर ड्रोन भी भेजे और उधर जाके फिर उनके घरों में हमने जाके उनकी चीजों में जाके हमने मिसाइल्स मारे। तो आपके पास एक कन्वेंशनल कैपेसिटी होनी चाहिए, और जितनी अच्छी कैपेसिटी होगी इतना ज्यादा न्यूक्लियर वॉर से आप दूर हटेंगे। अगर आपके पास कन्वेंशनल वॉर होगी। अब चूंकि जो 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 जंग का जो मयार हो गया है, वो मोदी के आने के बाद ये हो गया है कि जब उसको मईशत सॉरी उसकी सियासत में जरूरत पड़ेगी तो वो जंग करते हैं। जब भी उनको सियासत में इलेक्शंस आ गए, बिहार के इलेक्शंस आ गए, कौमी इलेक्शन उनके आ गए, तो वो जाएंगे। तो अब हमको थोड़ा सा तैयार रहना पड़ेगा। तो आई थिंक कि नाउ आई थिंक कि ये बात तो तय हो गई है कि थोड़ी सी डिफेंस के अंदर एक्सपेंडिचर्स आपको बढ़ाने पड़ेंगे थोड़े से। आप अगर हिंदुस्तान अपग्रेड करेगा, F-35 लेके आएगा, तो हमें J-35 वगैरह वगैरह वो जो भी होगा, लेकिन पैसे उसमें और लगेंगे। और अब जो आपने ये बात की कि गन वर्सेस बटर, तो आई थिंक कि थोड़ा सा हमको उधर गन्स तो खर्च करने पड़ेंगे। अब सवाल ये है कि ये पैसे कहाँ से आएंगे। क्या आप नौकरी पेशा लोगों के जेब पे मजीद वजन देंगे, या आप कुछ हुकूमत के अखराजात हैं जैसे PSDP है, अच्छा, मैं कहता ADB कलामी, सूबे के मैं हैं, उनको कम करेंगे कुछ ये जो हमने तरीका। वसाइल कहाँ से लेने, इसके ऊपर मैं पूरा अभी आपके साथ सेगमेंट करता हूं, लेकिन पहले जरा इस मामले को खोल लीजिए। आपने फरमाया कि जो रिवायती हथियार हैं वो हमारे पास इतने होने चाहिए कि मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, जैसे हमने मुंह तोड़ जवाब दिया, और ताकि न्यूक्लियर खतरात से हम दूर रहें। लेकिन मसला ये है कि जब दूसरी तरफ से रिवायती हथियारों की ज़्यादा ख़रीद होगी, जब वो रिवायती हथियारों में अपनी अफादियत ज़्यादा बढ़ाएंगे, तो हमें भी फिर ज़्यादा असला परचेज़ करना होगा। हमने ये कोल्ड वॉर में देखा है कि न्यूक्लियर वेपन्स होने के बावजूद दोनों, उस वक्त का USSR और USA, उन्होंने अपनी रिवायती हथियारों के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया। बल्कि अमेरिका के अंदर तो अब ये थीरी आपने खुद भी पढ़ी होगी कि कहा जाता है कि उन्होंने रूस को एक ऐसी जंग में मुलव्वस कर दिया कि उनकी इकॉनमी गिर गई वेपन्स के ऊपर पैसे खर्चते हुए। तो ये फिर हद तो नहीं मुकम्मल होगी ना हमारे लिए। हम एक स्टेप पे जाएंगे, हिंदुस्तान 2 स्टेप आगे चला जाएगा। तो कन्वेंशनल वेपन्स की पैरिटी बहुत मुश्किल है मेंटेन करना। चलो भाई, देखें, हम हमारा क्योंकि एग्रेसिव स्टांस नहीं है, तो हमको पैरिटी नहीं चाहिए। हमको तो एक इतना स्टैंस चाहिए कि आप हमारे पास आ नहीं सकते। यू कैन नॉट टेक एन इंच ऑफ पाकिस्तानी टेरिटरी, नंबर वन। और अगर आप कोई हवा से कोई हमले करते हैं या समंदर से कोई हमले करते हैं, तो हम उसका जवाब देने के काबिल होंगे, और हम उसका जवाब देंगे। जो इसके अंदर देखें, एक मर्तबा जो सच्ची बात है कि एक जो आपको इस बार जो क्रेडिट देनी पड़ेगी आर्म फोर्सेस की लीडरशिप को, कि वो एक थोड़े से मुस्बत थे और डरे हुए भी नहीं थे। ठीक है, रेस्ट्रेंट जरूर थी, लेकिन डर नहीं रहे थे कोई भी। तो ये भी बहुत जरूरी है। आई थिंक कि थोड़ी सी ज्यादा बहादुरी दिखाई हमने 2019 के तहत के मुकाबले में। लेकिन दैट सेड, द फैक्ट इज कि हमको पैरिटी तो नहीं करनी, लेकिन हमको इतना तो जरूर होना चाहिए ना। मजबूरी है, इस नेबरहुड में आप रहते हैं तो आपको कुछ तो करना पड़ेगा। और हिंदुस्तान इस वक्त क्योंकि उसकी मईशत असेंडेंसी में है, तो वो मईशत पे वो अखराजात बढ़ा रहा है फौज के ऊपर, ताकि हमको भी बढ़ाना पड़े। हम वो उनकी ये सोच होगी कि हम नहीं कर सकेंगे। हमको इसके जवाब के अंदर अपनी मईशत को बेहतर करना पड़ेगा। लेकिन असल में जंग जो है वो सिर्फ F-16 J-10 की नहीं है। असल में जंग तो ये है कि हमारे बच्चे जो है वो कितने पढ़े लिखे हैं, हमारे बच्चे कितने पैसे कमा सकते हैं। तो हमको सिर्फ आर्म्स रेस हिंदुस्तान से नहीं जीतनी, हमको इकोनॉमिक रेस भी हिंदुस्तान से जीतनी, और हमको वो भी चीजें ठीक करनी होंगी अपने मुल्क में। मईशत के अंदर अब वो ठीक करना बहुत जरूरी है। जो 10-15 साल से हम बोझ लेके चल रहे हैं, चाहे वो करप्शन का हो, चाहे वो इजारादारियों का हो, चाहे वो दीगर चीजों का हो, उन बोझों को अब साइड पे हटाना पड़ेगा। कुछ असलाहत करने पड़ेंगे बिजली के मामले में, सूबों के मामले में, लोकल मिर्जा साहब, गवर्नमेंट्स उस के, देखें, हम आप जो है ना, वो आप
पॉलिसी प्लानिंग भी आपने की है, आपने एकेडमिक रिसर्च भी की है, आप दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटी से डिग्री होल्डर भी हैं। तो हम उसी आपकी जो क्वालिफिकेशन है उसके पेश नज़र नाज़रीन की सहूलत के लिए मामलात को फौरी मामलात में निस्बतन दूररस नताइज वाले मामलात और दूर परे वाले मामलात में तब्दील कर देते हैं। फौरी मामला ये है कि हिंदुस्तान फौरी तौर पर डिफेंस परचेजेस कर रहा है। फौरी मामला ये है कि फौरी तौर पर उसकी तरफ से खतरा है। फौरी मामला ये है कि हमें भी फौरी तौर पर खतरा से निपटना है। सो अगले 2-3 साल में वो रिफॉर्म ठीक है, तालीम में भी हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, सेहत में भी इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन ज़रा वो दूर के मामलात हैं। तो आपको पता है बतौर फाइनेंस मिनिस्टर कि डिफेंस परचेजेस आर एक्सपेंसिव। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि फौरी तौर पर अगर हमें इन डॉलर्स फॉरेन एक्सचेंज के ज़रिए, तो हमें फौरी तौर पर क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास? देखिए तरस भाई, जो मैंने जो सुना है हुकूमत के लोगों से, दीगर लोगों से, कि 2-2.5 बिलियन डॉलर्स का एडिशनल हमको डेवलपमेंट पे खर्चा करना पड़ेगा, आर्म फोर्सेस की डेवलपमेंट पे, 500-600 अरब रुपए डॉलर्स के अंदर। हुकूमत पाकिस्तान वैसे भी करती है, लेकिन इसमें थोड़ा सा मतलब एडिशनल आपको समझ लीजिए बिलियन से 2 बिलियन डॉलर एडिशनल आपको बिलियन लगेगा आपको। क्योंकि अल्लाह की मेहरबानी से हमारे कुछ ऐसे दोस्त हैं, चीन हो गया, टर्की हो गया, कि जिनसे हम ले सकते हैं, किस्तों पे ले सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा डिले नहीं कर सकते। लेकिन हमने पिछले भी कुछ पैसे लोगों के देने होते हैं। थोड़े से उसके लिए थोड़ा सा हमको वसाइल उस तरफ डायरेक्ट करने होंगे, और हम ये कर सकते हैं। देखिए मैं आपको सच्ची बात बताऊं, देखिए 60-70 बिलियन डॉलर्स का हमारा इंपोर्ट है। अनदर 2 बिलियन उसमें से निकल जाए, अबाउट 3%, वो कोई बैंक नहीं तोड़ देगा। मतलब ये कि 3% और है, थोड़ी सी अगर आप रेमिटेंस में जान लगा लें, थोड़ी सी आप एक्सपोर्ट्स बढ़ा लें, तो उसको आसानी से कवर कर सकते हैं। सो मेरा नहीं ख्याल है कि 2-3 बिलियन के लिए हम फंस जाएंगे, लेकिन इतने ही पैसे देने पड़ेंगे। और इतने पैसे जो मैंने सुना है कि ये एस्टिमेट्स इतना है कि इससे हमको इतना वेपन मिल जाएगा चीन से, दीगर ममालिक से। अपने खुद भी डेवलपमेंट हम कर लेते हैं, काफ़ी हम ड्रोन्स वगैरह बना लेते हैं, आर्टिलरी हमारे पास बड़ी अच्छी है, कि इंशाल्लाह इतनी चीज़ें हम कर लेंगे कि हम वही स्टांस रखेंगे कि हिंदुस्तान को हम एयर सुपीरियरिटी भी नहीं देंगे और लैंड सुपीरियरिटी भी नहीं देंगे। अच्छा, अब आ जाइए रिफॉर्म की बात से पहले हम बात कर लेते हैं कि पैसे हमने कहाँ से बचाने हैं, कौन से खर्चे हमने कम करने हैं, जो आप जिक्र पहले फरमा रहे थे। और आपने रिपीटेडली मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में, मेरे प्रोग्राम समेत, इस बात पर इसरार किया है कि हमारी रियासत के खर्चे जो हैं इसकी अपनी वक़्त से बहुत ज़्यादा हैं और हम शाह खर्चियों में मुब्तला हैं इस वक्त। तो ज़रा शाह खर्चियों की लिस्ट आप बताएं ना, ताकि दोबारा से हम बता सकें आवाम को कि यहाँ पर हमें तलवार खींचनी है, यहाँ से गोश्त काटना है और हमने ये गोश्त वहाँ पर लेके जाना है जहाँ पर इसकी ज़रूरत है। गो अहेड। देखिए शुरू करते हैं। आज के दिन सिंध हुकूमत और पंजाब हुकूमत के पास 1-1 ट्रिलियन रुपया बैंक में रखा हुआ है, जो इनके पास एक्सेस सरप्लस है। मगर हम फिर भी अगले साल इनको इससे ज्यादा पैसे देंगे, इससे 15-20% ज्यादा पैसे देंगे जो पिछले साल दिए थे। वफाक के पास एक कौड़ी नहीं है। वफाक जो है इसको 8,500 अरब रुपए का खसारा होगा। सारा मसला एनएफसी अवार्ड से आता है कि जब तक एनएफसी अवार्ड को आप ठीक नहीं करेंगे, वफाक के पास पैसे नहीं होंगे। अब अगर क्योंकि बजट आ गया है, शहबाज साहब ने 1.25 साल ज़ाया कर दिया, तो कम से कम आप ये कर सकते हैं कि वफाक के अंदर जो पीएसडीपी है, जो लास्ट ईयर पहले 14.5 अरब रखा था, फिर 11,500 लेके आए, जो कि 65% इंक्रीज था, वो पीएसडीपी की कोई जरूरत नहीं थी इतने पैसों की। इसी तरह सूबों के एडीपीज हैं, एनुअल डेवलपमेंट प्लान। मैं आपको यकीन दिला रहा हूं कि इसके अंदर बहुत आसानी से आधे से ज्यादा पैसे काट जाते हैं। इस साल जो है वो 2,500 से 3,000 अरब रुपया ये 3-4 सूबे और वफाक मिलकर खर्च करेंगे। इन 3,000 या 2,500 अरब रुपया जो खर्च करेंगे, इसको आप 1,000-1,200 अरब पे ला सकते हैं। आराम से 1,000-1,200 अरब रुपया उधर बचा सकते हैं। उससे आप जो है वो फौज को भी आप वेपन्स दिला सकते हैं, आप थोड़ी सी नौकरी पेशा लोगों को भी रियायत दे सकते हैं, और दीगर चीजें भी कर सकते हैं। थोड़ी सी बिस्क की पेमेंट्स भी बढ़ा सकते हैं जो गरीब लोगों को दे सकते हैं, थोड़ी सी तालीम के ऊपर कर सकते हैं। लेकिन मिर्जा साहब वो देखें ना, ये जो डेवलपमेंट का फंड है, वो कहते हैं ये तालीम में जाते हैं, ये सेहत में जाते हैं, ये लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में जाते हैं, ये तामीरात के लिए हैं, ये उन मामलात के लिए हैं जो अक्सर आप एदाद शुमार देते हैं कि इतने बच्चे जो हैं स्कूल से बाहर हैं, इतने लोगों के पास सेहत नहीं है, इतने लोगों के पास पानी नहीं है। ये खराजात जाते हैं तो वहाँ से काट दें क्या?
नहीं सर, देखें, एक पैसा एजुकेशन के बजट से काटने का मैंने नहीं कहा है, एक पैसा मैंने तालीम और सेहत के बजट से काटने का नहीं कहा। मेरी गुजारिश आप सुन लीजिए, 3,000 स्कूलें जो पिछली बलूचिस्तान में बनी है ना, उसमें 2700 स्कूलें खाली पड़ी हैं, गोश्त स्कूल हैं। तो गोश्त स्कूल बनाने से तो बच्चे को तालीम नहीं मिल जाती। एक मिसाल आपसे दे रहा हूं। आपने जो 700 अरब रुपया पिछले बजट में वफाक और सूबे के बजटों में आपने एमएनएज और एमपीए हजरात के लिए रखा हुआ था, 700 अरब रुपया। और आप भी जानते हैं सर कि कहीं 20% होता है, कहीं 40% होता है, कहीं 50% होता है, ये किधर जाता है? तो हो सकता है, चले मैं कहता हूं चलो ये जो नालियां बनानी है, रोड डालने, ये भी जरूरी है, मैं समझता हूं ये जरूरी है, एमएनएस को फंड भी चलो जरूरी है, लेकिन 1-2 साल तो रोक सकते हैं ना। अगर इधर हम अपनी वतन की बका की जंग लड़ रहे हैं, अगर हिंदुस्तान से हम इज्जत के साथ, आज पाकिस्तान की इज्जत है ना इधर दुनिया में, क्योंकि आप जंग जीते हैं, खुदा ना खास्ता अगर ये हारे होते तो क्या हाल होता? तो फिर आप इसलिए तो आप इसको सेक्रीफाइस करें। हम ये कहां बोल रहे हैं कि आप टीचर्स की सैलरी काटें, हम ये कहां बोल रहे हैं कि आप कम टीचर्स हायर करें या नर्सेज हायर ना करें, वो सब करें आप। लेकिन इस वक्त अगर आप कोई गली, मतलब मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। पंजाब हुकूमत ने हर मुस्लिम लीग के एमएनए को, पंजाब हुकूमत ने एमएनएस को 35-35 करोड़ रुपए दिए। वफाक ने हर एमएनए को, मुस्लिम लीग के पंजाब के, 25-25 करोड़ रुपए दिए। वो 60-60 करोड़ रुपए वो अपने प्रोजेक्ट्स बनवाते हैं। अगर वो एक साल नहीं बनवाएंगे, अगले साल 70 करोड़ रुपए मिलेंगे। वो ना बनवाएं तो क्या फर्क पड़ेगा? इसी तरह पीपल्स पार्टी भी जो है वो अपने एमएनएस और एमपीएस को पैसे बांटती है। वो बिल्कुल नजर नहीं आते, लेकिन कहीं ना कहीं तो लगते हैं वो पैसे। केपी के अंदर माशाल्लाह से आप जानते हैं कि क्या हो रहा है। सो अगर हम मिन हासिल को हम ये समझते हैं कि हमारा दिफा भी बहुत जरूरी है, मिन हासिल को हम ये समझते हैं कि हमारे बच्चों को तालीम देना भी बहुत जरूरी है, और इसमें हम फेल हो चुके हैं। 10 में से 8 पाकिस्तानी बच्चा 10 साल का नहीं पढ़ सकता है 2 जुमले उर्दू में। अगर ये हम दोनों चीजों में फेल हो गए हैं, तो फिर हमको क्या जरूरी नहीं है कि इस साल हम थोड़ी कम कर दें, थोड़े से रोड रास्ते कम कर दें, थोड़ी अपनी प्रायोरिटीज चेंज करें। इस साल हम दिफा में दे दें पैसे, बिस्क में पैसे दे दें, तालीम पे लगा दें, और टैक्स लोगों की थोड़ी सी नौकरी पेशा लोगों को छूट दे दें। रियासत के हुजूम पर भी बात कीजिएगा। पाकिस्तान की रियासत का हुजूम मौजूदा हालात में आपको कैसा लगता है? बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ा है? कहाँ से हम जो है एक्स्ट्रा फैट काट सकते हैं? देखिए, अब अगेन देखिए, वफाक के पास 18,000 अरब रुपए का बजट है। 18,000 अरब से आप क्या काट सकते हैं, मैं आपको बताऊं। 9,000 अरब रुपए तो इन्होंने सूद में भर दिए, तो अब आपके पास रह गए 8,000 अरब। उसमें से जो लोगों को बुरा लगता है हर वक्त, वो बिस्क बुरा लगता है। गरीब लोगों को पैसे देते हैं तो हम बोलते हैं इनको भिखारी बना दिया। हम बड़ी बड़ी कंपनियों को, बड़े बड़े सनतकारों को जाके सब्सिडी देते हैं। हम कोई नहीं कहता कि उनको हमने भिखारी बनाया। आपको करना है, अगर रियासत को आपको हजम छोटा करना है, तो आपको निचकारी की तरफ जाना पड़ेगा। 109 अरब रुपए आपने इस साल रेलवे की को दिया है, जो जो इस वक्त माली साल है। अगले माली साल में आप प्रोबेबली 120 अरब रुपया रेलवे पे जाया करेंगे। 120 अरब रुपया। आप पीआईए के अंदर 100 अरब रुपए का नुकसान करते हैं। ना आप रेलवे के रिफॉर्म कर रहे हैं और निचकारी कर रहे हैं, ना पीआईए की निचकारी की है, ना बिजली की कंपनियों की निचकारी की है। आन के अंदर हम इस खित्ते की महंगी तरीन बिजली बेचते हैं, लेकिन फिर भी बिजली की कंपनियों को नुकसान होता है। आप पता नहीं हम ये किस तरफ लेके चल रहे हैं। लेकिन हम ना निचकारी कर पा रहे हैं, ना उसको प्रोविंशलाइज कर पा रहे हैं, ना उसकी हम रिफॉर्म्स कर पा रहे हैं। हमने अपने ओवर द इयर्स आहिस्ते आहिस्ते इतने सारे बोझ उठा लिए जो हमारे कांधे जिसके लिए नहीं थे तैयार, कि हम अब नहीं काम कर रहे। तो वफाक में तो सच्ची बात है कि यस, थोड़ी बहुत फैट जरूर है, लेकिन वफाक को अपनी पॉलिसी को श्रिंक करना होगा, निचकारियां करनी होगी। जो असल फैट है वो सूबों में है, क्योंकि आपने जो 13,000 अरब रुपया, जो 12,000 अरब रुपया जो आपने टैक्स जमा किया है, उसका आपने 60% पैसा सूबों को दे दिया है। वो अपना टैक्स जमा नहीं करते, बस वो अखराजात करते रहते हैं। तो मैं आपको मिसाल देता हूं कि एयर एम्बुलेंस हमने बनाई है पंजाब में। अच्छी बात है, चलो एम्बुलेंस बनाइए, लेकिन अब आप उसके एयर एम्बुलेंस पहले बनाइए। अब आप एयर ताकि वो जहाज उतर सके। जहां जहां एयर स्ट्रिप्स ऑलरेडी हैं पंजाब में, वहां पे तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं। पंजाब में आप कहां पे भी हो, 2 घंटे से ज्यादा तो दूर नहीं है आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से। तो क्या बेहतर नहीं था कि 300 आप सुजुकी की एम्बुलेंसेस डाल देते? क्या उससे ज्यादा जाने नहीं बचती? ये शो प्रोजेक्ट नहीं करते? ये जो आप ग्लास ट्रेन नहीं बनाएंगे लाहौर इस्लामाबाद से मरी तक, पिंडी से मरी तक, तो शायद उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिंध में तो पता नहीं क्या एक सिस्टम चल रहा है, समझ ही नहीं आती कि 3,500 अरब रुपए का बजट कहां जाता है। ऐसा नहीं है कि फैट नहीं है, आई प्रॉमिस यू बहुत ज्यादा फैट है। इधर तक फैट है कि जब सूबे आपको जो कहते हैं कि हमारे पास इतनी गंदम पड़ी, उतनी गंदम भी पीछे नहीं होती। 5-5 लाख टन कम हो जाती है गंदम।
आई हेयर यू मिफ्ता साहब, बहुत शुक्रिया, आपने तवज्जो दिलाओ नोटिस दिया कि पाकिस्तान के हालात क्या हैं और ज़रूरियात क्या हैं और हमारी आदात क्या हैं। अगर हमने हकीकी तौर पर इन ख़तरात का इदराक करना है, जो कि हमें हो जाना चाहिए, तो फिर हमें अपनी आदात भी तब्दील करनी होंगी, अतवार भी बदलने होंगे। ये बजट सिर्फ मरकज़ के हवाले से अहम नहीं है, बल्कि सूबों के अंदर किस तरीके से एलोकेशंस होगी उस हवाले से भी अहम है। और NFC अवार्ड के तहत जो एलोकेशंस होती हैं वो तो एक बड़ा पुराना मसला बन गया है, लेकिन अब उस मसले को दिफा के ज़ाविये से हमने देखना है।